बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जो कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के दौरान जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो अपीयर होती हैं। तो चले बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ और वन बाय वन इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए m लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के जगह पे। जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही m की पावर लिखेंगे। m की पावर में 1 लिखें या ना लिखें, एक बराबर होता है। अब इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब अगर इस इक्वेशन के रूट फाइंड करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट आया है, उसे m1 का नाम दे लेते हैं, दैट इज m इज इक्वल्स टू 0। अब जनरल सोल्यूशन लिखना हो, हमें पता है कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से डिस्टिंक्ट आते हैं और रियल आते हैं तो उसका सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल की पावर में फर्स्ट रूट जो कि 0 है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, e की पावर में 0 1 हो जाएगा। फाइनली हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा वो है t ऑफ t इज इक्वल्स टू c1। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में दोबारा से गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। इसके लिए t की जगह पर m लिख लेंगे। t का ऑर्डर 1, m की पावर 1 माइनस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे t का डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे m नहीं लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0, m की पावर में 1 नहीं लिखेंगे। रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब एक तरफ m रहने देंगे। हमने m की वैल्यू फाइंड करना होती है रूट्स के लिए। लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर एक ही रूट आया है जिसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, इसे m1 का नाम दे लें। अब अगर हमारे पास रूट डिस्टिंक्ट है, रियल है, तो उसका सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की पावर में रूट की वैल्यू, लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले रीराइट कर लें इक्वेशन को और उसे नाम दे लें। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे m लिखेंगे। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो पावर 1 आएगी, लिखें या ना लिखें एक बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे जी प्लस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर, ये सारी टर्म, t है, डेरिवेटिव नहीं है, सो m भी नहीं लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ गया लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, इसे नाम दे लें। रूट रियल है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, सो जनरल सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 3 का लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल और रूट m1 की वैल्यू, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन ODE। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले रीराइट कर लें, रीनेम भी कर लें। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है m डॉट m इज इक्वल्स टू 0। रूट्स फाइंड करना है तो हम यूँ भी लिख सकते हैं अब इक्वेशन को m1 इज इक्वल्स टू 0, m2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, 2 रूट्स आएंगे। अब हमारे पास दोनों रूट्स सेम है, मतलब रिपीटेड है, इसके अलावा रियल है। जब हमारे पास रिपीटेड रियल रूट होते हैं तो इस तरह से सोल्यूशन लिखा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट रूट 0, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस c2 t, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, एक्सपोनेंशियल, सेकेंड रूट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, ये भी 1 हो गया। हमारे पास आ जाएगा t ऑफ t इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 t। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। बढ़ते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। रीराइट कर लें, रीनेम कर लें। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। रूट्स फाइंड करना है, मतलब m की वैल्यू फाइंड करना है। इस टर्म को इस तरफ ले आए, ये प्लस में आ जाएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस लेमडा c, ठीक हो गया। अब हमारे पास 2 रूट्स आए हैं। पहला रूट है m1 इज इक्वल्स टू लेमडा c और दूसरा रूट है हमारे पास माइनस लेमडा c। जब हमारे पास 2 रूट्स आ जाएं और दोनों डिफरेंट हों और रियल भी हों तो जनरल सोल्यूशन लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट रूट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस c2 एक्सपोनेंशियल, सेकेंड रूट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डॉट नहीं भी लगाएं तो भी पता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5। लेट्स सॉल्व इक्वेशन नंबर 6। सबसे पहले रीराइट कर लें, रीनेम भी कर लें। ऑक्सिलरी इक्वेशन m लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर c स्क्वायर, नो डेरिवेटिव नो m इज इक्वल्स टू 0।
रूट्स फाइंड करना है, मतलब m की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले m स्क्वायर इसी तरफ रख ले, लैम्डा स्क्वायर से स्क्वायर इस तरफ आ गए और माइनस के साथ आ जाएंगे, प्लस के साथ थे पहले, स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि m की वैल्यू चाहिए, ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा लैम्डा c। कंपेयर कर लें अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा 0 और बीटा आ रहा है जी यहाँ पे लैम्डा c। जब रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो तो सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाता है, t ऑफ t इज इक्वल्स टू e की पावर में अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे अगर 0 लिखें और साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखें तो ये हो जाएगा 1, सो इसे लिखने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। फिर फर्स्ट कांस्टेंट कॉज ऑफ बीटा, बीटा की जगह पे है जी लैम्डा c और साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस c2 साइन ऑफ बीटा लैम्डा c और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इससे कंपेयर करके इसका सोल्यूशन भी लिख लेते हैं बिकॉज दोनों सेम है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और c1 प्लस c2 और t की जगह पे स्मॉल x, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस बार क्या है, स्मॉल x है। इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेते हैं। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 में इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे इक्वेशन 8 में x स्मॉल x लिखा हुआ है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म। और x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 के, सो यहाँ पे आ जाएगा 0, हमारे पास बच जाएगी ये इक्वेशन, मतलब c1 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे, आ जाएगा x ऑफ x और 0 प्लस c2x, मतलब 0 ऐड करेंगे तो वही टर्म दोबारा आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लें, ये इस्तेमाल कर ली है, इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे स्मॉल x है वहाँ पे l पुट कर देंगे, c2l, x ऑफ l 0 के इक्वल है, c2l एज इट इज़ आ जाएगा। जब भी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो l हमेशा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ ऑफ द रॉड भी हो सकती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी हो सकती है, मतलब वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर लेंथ को 0 करेंगे तो फिनोमेना ख़त्म हो जाएगा, फिजिकल सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब नो प्रॉब्लम नो सोल्यूशन रिक्वायर्ड। सो इस वजह से इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए अब l तो भाई 0 नहीं होगा, इसका मतलब है c2 को 0 होना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे c2 0 पुट करेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, सो c2 भी 0 हो गया। c2 को इस सोल्यूशन में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं जो अब तक का मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन था। सो x ऑफ x इज इक्वल्स टू c2 की जगह पे 0 x और ये हमारे पास ख़त्म होके आ जाएगा 0। सो हमें एक ट्रिवियल सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ है इक्वेशन नंबर 7 का। चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। सबसे पहले इक्वेशन को रीराइट कर लें और इसे रीनेम भी कर लें। यहाँ पे कंपेयर करें, अगर यहाँ पे t था, यहाँ पे कैपिटल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल t था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल x है, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ था जी लैम्डा स्क्वायर c स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैम्डा स्क्वायर है, मतलब जहाँ पे यहाँ पे c लिखा हुआ है पावर में, हम यहाँ सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे। सो x ऑफ x इज इक्वल्स टू c1 e लैम्डा और t की जगह पे इस बार x आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, e माइनस लेमडा x। सो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लें। अब हम इस्तेमाल करेंगे इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर 9 में। जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में स्मॉल x है उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई होके 0 e की पावर 0 1, मल्टीप्लाई होके 0 e की पावर 0 1, तो मतलब हमारे पास आ जाएगा c1 प्लस c2 और x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे लें। अब इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर 9 में इस्तेमाल कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर स्मॉल x है वहाँ पे l पुट कर दें। ये साइड हमें पता है कि ये 0 के इक्वल है, सो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लें। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 10 और 11, मतलब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन मौजूद है जिसे अब सॉल्व करना है c1 और c2 के लिए। इस सिस्टम के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमें वैल्यू चाहिए c1 और c2 की। यहाँ पे c1 के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 लिख लिया, और यहाँ पे है e लैम्डा l, जो c1 के अलावा वैल्यूज़ हैं वो लिख ली। इसी तरह से c2 के अलावा वैल्यूज़ लिख लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है e माइनस लेमडा l। इस सिस्टम के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस सिस्टम का सोल्यूशन ट्रिवियल है, मतलब c1 और c2 दोनों 0 के इक्वल हैं। सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, e लैम्डा l माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें e लैम्डा l विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये 0 नहीं है तो मतलब इस सिस्टम का सोल्यूशन ट्रिवियल है,
मतलब C1 भी 0 के इक्वल है, C2 भी 0 के इक्वल है। अब अगर ये दोनों कांस्टेंट 0 के इक्वल हैं, इक्वेशन नंबर 9 क्या बन जाएगी? 0 डॉट ई लैम्डा एक्स प्लस 0 डॉट ई माइनस लैम्डा एक्स, दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, मतलब हमारे पास फिर से आ जाएगा एक ट्रिवियल सोल्यूशन। लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 9। इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की फॉर्म में, बस इस बार बाउंड्री कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सो इसके लिए जनरल सोल्यूशन मतलब इक्वेशन नंबर 8 तक तो सेम ही रहेगा, बस बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने से पहले हमें इस सोल्यूशन का इक्वेशन नंबर 8 का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इस टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा C2। इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लेंगे। पहली कंडीशन x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन नंबर 9 में इस्तेमाल कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे स्मॉल x है वहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ये साइड इक्वल है 0 के एज गिवन, सो इसका मतलब है कि कांस्टेंट C2 0 के इक्वल है। इसे इक्वेशन नंबर 8 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। अभी ये कंडीशन इस्तेमाल करना बाकी है। इसे इस्तेमाल करने के लिए अगेन इक्वेशन नंबर 10 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। अब कंडीशन x प्राइम ऑफ l इज इक्वल्स टू 0 इस सोल्यूशन में इस्तेमाल कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे स्मॉल x है वहाँ पे l सब्सटीट्यूट कर दे। ये साइड 0 के इक्वल है। इस बाउंड्री कंडीशन से सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी प्रूव हुई है, 0 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स राइट। इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 8 की फॉर्म में था वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो कि अब रिड्यूस होकर इक्वेशन नंबर 10 की फॉर्म में आ चुका है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 9। लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 10। इसे रीराइट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेते हैं। इस इक्वेशन को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं और इसका जनरल सोल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 8 में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस बार सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है बाउंड्री कंडीशंस में। सो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने से पहले हमें इक्वेशन नंबर 9 का जो कि जनरल सोल्यूशन है उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द डेरिवेटिव। इसे इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे लें। अब ये कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे। डेरिवेटिव इसलिए लिया क्योंकि कंडीशंस डेरिवेटिव पर थी, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पर स्मॉल x है वहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे भी स्मॉल x था, 0 पुट कर दिया, C1 लैम्डा ई लैम्डा और x की जगह पे 0 और यहाँ पे भी x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। ये साइड हमारे पास 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल लिख लेंगे C1 लैम्डा, ये e की पावर में 0, ये आ जाएगा 1 के इक्वल, ये भी e की पावर में 0 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगा C2 लैम्डा। लैम्डा दोनों टर्म्स में से कांस्टेंट ले लेंगे, इस तरफ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये अगेन 0 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लेंगे। अब ये वाली कंडीशन इस इक्वेशन नंबर 10 में इस्तेमाल कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर स्मॉल x है वहाँ पे l सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो l यहाँ पे, ठीक है, C1 लैम्डा e की पावर में लैम्डा l और माइनस लैम्डा l। x प्राइम ऑफ l इज इक्वल्स टू 0, इसे 0 के इक्वल रख लेंगे और ये साइड दोबारा से ऐसे लिख लेंगे। लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिनोमिनेटर में आएगा और 0 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया है विच इज़ 11 और 12 पे कंसिस्ट कर रहा है। इसको सॉल्व करना है फॉर द कांस्टेंट C1 एंड C2। दोनों इक्वेशन से मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं C1 और C2 का। C1 का कोफिशिएंट है 1, यहाँ से C2 का कोफिशिएंट है -1। इसी तरह से यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएगा C1 का e लैम्डा l और यहाँ से आ जाएगा -e माइनस लैम्डा l। चूँकि हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम है और हम चाहते हैं कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आए, मतलब ऐसा सोल्यूशन जो 0 के इक्वल ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 के इक्वल आए, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे e माइनस लेम्डा l, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे होगा माइनस e लेम्डा l। सो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, जबकि आना चाहिए था 0 के इक्वल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। सो अगर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल है। और वो ट्रिवियल कब होगा? जब दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स 0 होंगे। अब अगर दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स 0 हैं तो इक्वेशन नंबर 9 जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इसका सोल्यूशन भी 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 10।